राघव के वहां से निकलते ही हड़बड़ाई हुई यामिनी सीधे पत्थरभुज बाबा के कमरे में पहुंच गई। पत्थरभुज बाबा उस वक्त अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे। ये देख यामिनी ने चिढ़ते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में उठाते हुए कहा, बाबा, आप यहाँ आराम कर रहे हैं और वहाँ सब कुछ खत्म होने वाला है। पत्थरभुज बाबा ने अपनी आंखें खोलकर यामिनी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मुझसे हमेशा नीची आवाज में बात किया करो यामिनी। अगर मैंने अपनी आवाज ऊंची कर दी तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। और वैसे भी सब कुछ खत्म करने वाली भी तुम ही तो हो। अगर कल रात को थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज हमारा प्रयोग सफल हो चुका होता। पत्थरभुज बाबा का ये क्रोध देखकर यामिनी को भी एहसास हो गया कि वो उनसे इस तरह बात नहीं कर सकती और जो कुछ हुआ है वो हुआ तो उसकी वजह से ही है। इसीलिए यामिनी ने पत्थरभुज बाबा से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना बाबा, मेरा इरादा आपके अभिमान को चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था और जो भूल हो गई वो तो हो गई बाबा, अब उससे तो बदला नहीं जा सकता। अब ये बताइए कि आगे क्या करना है। यामिनी की बात सुन पत्थरभुज बाबा ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, करना यही है यामिनी कि हमें जल्द से जल्द इस प्रयोग को दोहराना होगा और उसके लिए हमें फिर से एक बच्ची का शरीर चाहिए। फिर से एक बच्ची का शरीर लाना यामिनी के लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी यामिनी ने पत्थरभुज बाबा से कहा, जल्द से जल्द नहीं बाबा, आज ही हमें उस बच्ची का भी इंतजाम करना होगा और आज ही वो प्रयोग भी दोहराना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। यामिनी की इस बात से पत्थरभुज बाबा कुछ सहमत नहीं थे। उन्होंने यामिनी से कहा, नहीं यामिनी, एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये प्रयोग सिर्फ 2 ही बार किया जा सकता है। अगर दोनों बार में ही सफल नहीं हुआ तो फिर हम ये प्रयोग कभी नहीं कर पाएंगे। तो जल्दबाजी के चक्कर में जो गलती कल हुई है, मैं नहीं चाहता कि वैसी गलती दोबारा हो। इसीलिए इस बार लड़की का चुनाव करने में थोड़ा समय ले लो। इस पर यामिनी ने कहा, नहीं बाबा, आप समझ नहीं रहे हैं। एक लड़की है रेशमी, उसे इस बोतल की सच्चाई के बारे में पता है। दरअसल वही इस बोतल को लेकर आई थी। कहने को तो मेरे साथ है, लेकिन मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है। तो इससे पहले कि वो कुछ गड़बड़ करे, हमें ये प्रयोग करना ही होगा। यामिनी ने जानबूझकर राघव का नाम नहीं लिया ताकि पत्थरभुज बाबा को ये ना लगे कि इनके परिवार में ही फूट पड़ी हुई है। लेकिन पत्थरभुज बाबा ने यामिनी की बात की गंभीरता को भांप लिया था। कुछ सोचते हुए पत्थरभुज बाबा ने यामिनी से कहा, ठीक है यामिनी, जैसा तुम कहो, लेकिन इतनी जल्दी लड़की का इंतजाम कहाँ से करोगी? इस बात का जवाब जैसे यामिनी ने पहले से ही सोच रखा था। उसने पत्थरभुज बाबा से कहा, बाबा, लड़की तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस काम के लिए सबसे योग्य लड़की तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस काम के लिए सबसे योग्य लड़की नीति ही होगी, जिससे हमें शक्तियाँ भी अधिक मिलेगी और चंद्रकला का भी अंत हो जाएगा। पहला प्रयोग असफल होने के बाद अब पत्थरभुज बाबा को भी यामिनी की ये बात ठीक लग रही थी और इस बात से तो वो भी सहमत थे कि अगर नीति इस प्रयोग का हिस्सा बन गई तो शक्तियां तो बहुत अधिक मिलेगी। उन्होंने यामिनी से कहा, वो सब तो ठीक है यामिनी, लेकिन नीति को यहाँ तक लेकर कैसे आओगी? यामिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए बाबा, मैं बस जैसा आपको करने का कहूँ वैसा कर दीजिए, काम हो जाएगा। अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए हुए यामिनी वहां से चली गई। वहीं राघव अपनी जीप से उस कारखाने तक पहुंच गया था जहां पर रेशमी को कैद किया हुआ था। राघव जब जीप से नीचे उतरकर कारखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी बलवीर और उसका एक आदमी दरवाजे के आगे आकर खड़े हो गए। बलवीर को दरवाजे के आगे देखकर राघव ने उससे कहा, मेरे रास्ते से हट जा बलवीर और मुझे अंदर जाने दे। ये सुन बलवीर ने राघव से कहा, नहीं छोटे मालिक, आप अंदर नहीं जा सकते। मालकिन ने किसी को भी अंदर जाने के लिए साफ मना किया है। ये सुन राघव गुस्से में लाल हो गया। साले बलवीर, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे अंदर जाने से रोकेगा? इस पर बलवीर ने कहा, माफ कीजिए छोटे मालिक, मैं तो बस मालकिन के आदेश का पालन कर रहा हूँ। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। जाऊंगा तो सही, लेकिन अंदर जो लड़की बैठी हुई है उसे अपने साथ ले जाऊंगा।
ये कहकर राघव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी बलवीर ने अपनी आंखों से पीछे की तरफ किसी को कुछ इशारा किया, लेकिन राघव ने उस इशारे को देख लिया। तभी राघव की नजर कारखाने की खिड़की में लगे कांच पर पड़ी। राघव ने उस कांच में देखा कि एक आदमी लाठी लेकर राघव की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो आदमी राघव पर प्रहार करने लगा, राघव पीछे मुड़ा और उसकी तरफ आती हुई लाठी को उसने मजबूती से पकड़ लिया। उस आदमी के हाथ से उस लाठी को छीनते हुए उसी लाठी से उस आदमी के सिर में जोर से प्रहार किया। वो आदमी वहीं पर चित्त हो गया। राघव ने अपने हाथ की लाठी उसी आदमी के शरीर के ऊपर फेंक दी। बलवीर की तरफ मुड़ते हुए राघव ने उससे कहा, तू तो गया बेटा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हमला करवाया। ये कहकर राघव ने अपने पीछे से अपनी बंदूक निकाल ली। ये देखकर बलवीर भी बहुत ज्यादा डर गया। वो माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अगर आपको अंदर जाने देता तो मालकिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। इस पर राघव ने कहा, और अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर राघव बलवीर पर बंदूक दागने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज ने राघव को ये करने के लिए रोक दिया। रुक जाओ राघव। राघव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से योगेंद्र आ रहा था। योगेंद्र ने राघव के नजदीक आकर कहा, इसे छोड़ दो राघव, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। गुस्से में राघव ने कहा, अगर इसकी जगह कोई और भी होता तो मैं भी उसके साथ यही करता। इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता मामा। योगेंद्र ने राघव को शांत करवाते हुए कहा, शांत हो जाओ राघव, बलवीर हमारा सबसे पुराना और सबसे वफादार आदमी है। इसको मारने में हमारा अपना ही नुकसान है और ये इसकी वफादारी ही है कि इसने एक आदेश का पालन करने के लिए तुम पर भी हमला बोल दिया। योगेंद्र की ये बात सुनकर राघव ने भी अपनी बंदूक नीचे कर ली। राघव जब शांत हुआ तो योगेंद्र ने कहा, और राघव, मैं भी तुमसे यही कहूंगा कि रेशमी को तुम यहाँ से मत लेकर जाओ। रेशमी को यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यामिनी का प्रयोग सफल होते ही हम रेशमी को छोड़ देंगे। क्यों खामखा इस लड़की के चक्कर में अपनी चाची से बैर ले रहे हो? एक बार के लिए राघव भी योगेंद्र की बातों में आ गया था, लेकिन फिर रेशमी का प्यार उसके आड़े आ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं आज रेशमी को लेकर नहीं गया तो रेशमी को हमेशा यही लगेगा कि मैं इस काम में इनके साथ था और वो जिंदगी भर मुझसे नफरत करेगी और उसकी नफरत मैं सह नहीं पाऊंगा। ये सोचते हुए राघव ने योगेंद्र से कहा, नहीं मामा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं रेशमी को लेने आया हूँ और रेशमी को लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर राघव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इसके आगे योगेंद्र ने भी राघव को नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था कि राघव के सिर पर खून सवार है। अगर उसे ज्यादा रोका तो वो उस पर भी बंदूक डाल देगा। कारखाने के अंदर धूप अंधेरे के बीच हाथ पैर बंधी हुई रेशमी अचेत पड़ी हुई थी। तभी कारखाने का बड़ा सा लोहे का दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे की आवाज और बाहर से आती तेज रोशनी जब रेशमी के चेहरे पर पड़ी, अचेत पड़ी रेशमी की आंखें खुलने लगी। धुंधली आंखों से रेशमी को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि जैसे कोई खाना देने आया होगा। कुछ देर में रोशनी जब पूरे कारखाने में समान रूप से बिखर गई तो रेशमी को कुछ कुछ साफ दिखाई देने लगा। तो रेशमी ने देखा कि उसकी तरफ कोई और नहीं बल्कि राघव आ रहा था। राघव को देखते ही रेशमी गुस्से से भर गई। राघव के नजदीक आते ही रेशमी ने अपना मुंह फेर लिया। रेशमी की ये हालत देखकर राघव को भी बहुत बुरा लगा। वो रेशमी के नजदीक बैठा और पैरों की रस्सी खोलने के लिए अपने हाथ रेशमी के पैरों की तरफ बढ़ाए। जैसे ही राघव के हाथ रेशमी के पैरों को छुए, रेशमी ने झट से अपने पैर पीछे की तरफ खींच लिए। राघव समझ गया कि रेशमी को यही लग रहा है कि मैं भी इन सब में उनके साथ हूँ। ये देख राघव ने जोर से रेशमी के पैरों को अपनी तरफ खींचा और उनकी रस्सी खोलते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यही लग रहा है कि मैं भी इन सब के साथ मिला हुआ हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा हूँ और तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवाने आया हूँ। तब तक राघव ने रेशमी के पैरों को तो खोल दिया था, अब उसके हाथों को खोलता हुआ बोला, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन तुम यहाँ से जाने के बाद चंद्रकला से पूछ लेना।
चंद्रकला ने ही मुझे बताया था कि तुम्हें यहाँ कैद किया हुआ है। राघव की ये बात सुनकर रेशमी को ये याद आ गया कि उसने ही चंद्रकला को बताया था कि उसे किसी कारखाने में कैद किया गया है। अब रेशमी को राघव की बात पर विश्वास होने लगा था, लेकिन अभी भी वो यामिनी से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, लेकिन मालिक, अपनी जान जोखिम में डालने का ऐसा इनाम तो मुझे पहली बार मिला है। राघव इसके लिए खुद बहुत शर्मिंदा था। उसने रेशमी से कहा, चाची की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ रेशमी। तब तक राघव ने रेशमी को रस्सियों से पूरी तरह आजाद कर दिया था। राघव ने आखिर में कहा, चलो रेशमी, अब चलते हैं। मैं चंद्रकला से कहकर आया हूँ कि मैं तुम्हें शाम तक घर पहुंचा दूंगा। ये सुन रेशमी जैसे ही खड़ी होने लगी, वो फिर से लड़खड़ा कर गिरने लगी। दरअसल 2 दिन से पैर बंधे होने के कारण रेशमी के पैर जम चुके थे। ये देख ने रेशमी को सहारा देकर उठाया तो रेशमी ने भी अपना एक हाथ राघव के कंधे डाल दिया। कंधे के सहारे से राघव और रेशमी दोनों जीप तक पहुंच गए। रेशमी को राघव से इस तरह चिपक कर जाता हुआ देख योगेंद्र को भी थोड़ा अजीब लगा। उसे भी लगा जैसे रेशमी और राघव के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। जीप में बैठते हुए राघव और रेशमी दोनों मायापुर के लिए निकल चुके थे। रेशमी का मन तो कह रहा था कि वो इसी वक्त उसे बता दे कि उस बोतल में किसी और का काला साया नहीं, बल्कि उसकी चहेती बुआ मालती का ही काला साया है उसमें। लेकिन अभी तक रेशमी को ये नहीं पता था कि यामिनी ने अभी तक पत्थरभुज बाबा को मायापुर में बुलाया है कि नहीं बुलाया है। और जब तक पत्थरभुज बाबा मायापुर नहीं आ जाते तब तक रेशमी राघव को ये सच्चाई नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर राघव को ये पता चल गया कि उस बोतल में मालती का काला साया है तो राघव उस बोतल से मालती को आजाद कर देगा और फिर पत्थरभुज बाबा के लिए मायापुर आने का कोई मकसद नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी रेशमी यामिनी के बारे में राघव को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। यही सोच रेशमी ने राघव से कहा, मालिक, आज के बाद मैं कभी हवेली नहीं आऊंगी। जो औरत मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मैं उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। सच बताऊं तो मुझे तो अब अफसोस हो रहा है कि हमें वो बोतल मालकिन को नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक तो मालकिन को शक्तियां हासिल भी नहीं हुई हैं। न जाने शक्तियां हासिल हो जाने के बाद वो क्या क्या करेगी। रेशमी की बातें राघव को भी बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन यामिनी की सफाई में उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि यामिनी के लिए राघव का गुस्सा और नफरत बढ़ता ही जा रहा था। वो चुपचाप जीप चलाते हुए मायापुर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं चंद्रकला और नीति दोनों अपने घर के बाहर बैठे बैठे रेशमी के आने का इंतजार कर रही थी। वैसे तो जो सवाल उसे रेशमी से चाहिए थे वो सारे सवालों के जवाब उसे मिल गए थे, लेकिन फिर भी चंद्रकला बेसब्री से रेशमी से मिलना चाहती थी। धीरे धीरे रेशमी चंद्रकला को नीति के जैसे लगने लगी थी। वो जल्द से जल्द उससे मिलकर उसे गले लगाना चाहती थी और अब तक उसने जो भी उसके साथ बर्ताव किया था उसके लिए माफी मांगना चाहती थी। रेशमी का इंतजार सिर्फ चंद्रकला ही नहीं कर रही थी, जितेंद्र और कटीली भी रेशमी को मायापुर में हर जगह ढूंढ चुके थे। एक बार तो वो दोनों खाली हाथ अंगुना के पास जा चुके थे, लेकिन अब दोबारा वो खाली हाथ अंगुना के पास गए तो अंगुना उन्हें भस्म कर देगी। इसीलिए वो लगातार रेशमी की तलाश कर रहे थे। और उधर राघव की जीप मायापुर में दाखिल हुई, जिसमें रेशमी बैठी हुई थी। जितेंद्र और कटीली दोनों ही रेशमी से मिल चुके थे, इसीलिए वो दोनों ही रेशमी की ऊर्जा को भली भांति पहचानते थे। तो जैसे ही रेशमी ने मायापुर की सीमा में प्रवेश किया, वैसे ही कटीली ने जितेंद्र से कहा, जितेंद्र, लगता है वो रेशमी अब हमारे आसपास ही है कहीं। जितेंद्र को भी ऐसा ही कुछ आभास हो रहा था। उसने भी कटीली से कहा, हाँ कटीली, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जितेंद्र ने ऐसा कहा ही था कि तभी जितेंद्र और कटीली की नजर राघव की जीप पर पड़ी और दोनों की आंखें चमक गई। क्या रेशमी सही सलामत चंद्रकला के पास पहुंच पाएगी, या उसके पहले ही जितेंद्र और कटीली दोनों मिलकर उसे अंगुना के पास ले जाएंगे? और आखिर अब यामिनी नीति को यज्ञ तक लाने के लिए क्या खेल खेलेगी?